हे गाइस, वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमसे गड़बड़ हो सकती हैं और उसको आज हम टैकल करेंगे। ऑल्दो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं पहले बता चुकी हूँ और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होंगी जो आपको जानना है। इट विल बी लाइक कि सारी चीज़ें एक जगह कंपाइल्ड होके आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़े से बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बारे में। जैसे कि हम अगर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो अगर हमारी स्टडी ऑब्जर्वेशनल बेस्ड है तो किस तरीके का ऑब्जर्वेशन है, ठीक, किस किस तरीके से हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं वो तरीका आपको जानना है कि उस तरीके में होता क्या है। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है? रिसर्चर डज नॉट गिव एनी ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन, दे ओनली ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा। आपको ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कहीं भी रिसर्चर इंटरवीन नहीं करता है। इंटरवीन यानी कि हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है, बीच में नहीं पड़ता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं देता है, वो ओनली एंड ओनली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, मान लो आपका काम है रिसर्च में कि आपको वाटर क्वालिटी देखना है ना, सुधारना नहीं है, देखना है कि वहाँ का पानी कैसा, वहाँ का पानी कैसा है और आपको कंपेयर करना है, राइट। यमुना का पानी कैसा है, गंगा का पानी कैसा है, और आपको क्या करना है, जस्ट दोनों वाटर बॉडीज़ के वाटर को लेके और आपको कंपेयर करना है, दैट्स इट। तो अगर वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है तो आप उसमें किसी भी प्रकार का जो वाटर क्लीनिंग वाला सिस्टम होता है, ठीक, उसको इम्प्रूव करने की आप कोशिश नहीं करोगे, वाटर क्वालिटी को आप नहीं सुधारोगे, आप जस्ट उसको ऑब्जर्व करोगे। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी वेयर यू आर प्रोहिबिटेड टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डेटा सैम्पल और जो भी आपने जिस पे भी आप काम कर रहे हो। तो पहला आता है इसमें केस कंट्रोल स्टडी। पहले ही मैंने बताया केस से आप केस समझो, जो आपके पास केस आ रहे हैं, कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल में है, ठीक। एक कंट्रोल में होते हैं, जो कंट्रोल से बाहर चले गए वो केस हो गए, ठीक है। क्यों क्यों वो केस हो गए? क्योंकि भाई अब उन्होंने बात नहीं मानी, सही तरीके से नहीं चले, बीमारियाँ लग गई उनको, है ना। तो केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है? ये देखो, इसमें क्या होता है, डिजीज़ से ही हम स्टार्ट करते हैं। मान लो किसी को डिजीज़ हुई है, ठीक है, दो ग्रुप हमने ले लिया, एक को डिजीज़ हुई है, एक को डिजीज़ नहीं हुई है, इसको हुई है और इसको नहीं हुई है। ध्यान रखना है, ये ग्रुप है आपका, ठीक है, इसको हुई है डिजीज़ और इसको नहीं हुई है। आपको जस्ट इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन करना है कि इसको किस वजह से हुई है, इसका क्या कॉज है और इसका क्या कॉज है, ठीक। दोनों के कॉज अलग अलग होंगे, इसको क्यों नहीं हुई है और इसको क्यों हुई है, ठीक। आप अगर उसके कॉज को स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है और उसको देखते हैं। जैसे लंग कैंसर पेशेंट है हमारे पास, देखो यहाँ पे केसेस वाले हैं, कौन से हैं? लंग कैंसर के आपने पेशेंट ले लिए और हेल्दी लोगों को ले लिया। किसको ले लिया? एक लंग कैंसर वाले को ले लिया, ठीक, और एक आपने ले लिया, ये बढ़िया है, इसको कुछ दिक्कत नहीं है, इसके फेफड़े गुर्दे सब बढ़िया है, ठीक। अब आपने स्मोकिंग हिस्ट्री निकाली, क्यों? लंग कैंसर के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं कि बंदा स्मोक कर रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे लंग कैंसर जो है, मान लो आपने लिया कि स्मोकिंग हिस्ट्री मेरे को देखनी है, आपको पता चला कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उसी में लंग कैंसर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जो हेल्दी लोग हैं वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए उनमें लंग कैंसर देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, दो अलग अलग ग्रुप्स को स्टडी किया, एक जिनमें बीमारियाँ लगी हुई थी, ठीक है, एक केसेस था आपका, ये आपका केस ग्रुप था और ये आपका कंट्रोल ग्रुप था, ठीक। ये कंट्रोल में था, ये हेल्दी था, ठीक। मुझे लगता है कि आपको अब ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहाँ आप हिस्ट्री चेक करते हो, ध्यान रखना कि केस कंट्रोल में आप बैकवर्ड जाके देखते हो, ठीक, लुक बैकवर्ड, इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा सा। अभी ये जब आगे आप पढ़ोगे ना तो जो कोहॉर्ट स्टडी आएगी आपकी, पीनल स्टडी आएगी, उसमें पैनल स्टडी जो आएगी उसमें आपको ये चीज़ें काम आएगी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस तरीके से काम करता है, ठीक। यहाँ पर आप कॉज को देखते हो कि क्यों, इसका कारण क्या रहा है, ठीक। अब देखो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हो कि आपका डेटा कैसा था, ठीक, या आपने डेटा किस टाइम पीरियड पे कलेक्ट किया। मान लो ये हो गया आपका 2025 का कैलेंडर,
तो आपने देखा कि 2025 में एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, या जून में, जनवरी में, कुछ भी ले लो आप, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, बस एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये यहाँ का सिनारियो कैसा था, या मान लो अभी मान लो जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, ठीक, तो मैं क्या लिखूँगी कि 2026 में मेरे को ये पेशेंट मिल रहे हैं और इस पेशेंट में ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं, हो सकता है 3026 में ऐसे पेशेंट मिलना बंद हो जाए, है ना। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी बताती है कि करंट सिनारियो में क्या चल रहा है, उसकी रेलेवेंस कितनी है। या फिर मान लो 3026 में ये बीमारी जो है वो और वर्स तरीके से दिखे, तो क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिजीज़ क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक, ब्रॉड लेवल पर हो गई है। तो इसका यूज़ आप इस तरीके से देख सकते हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है आपके पास कि डेटा कलेक्टेड ओनली वंस एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन, और आपको प्रेवलेंस मेज़र करने को यहाँ पर मिलता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हो, सर्वे इन जुलाई 2026 टू डिटरमाइन ओबेसिटी अमंग BHU स्टूडेंट। मान लो BHU स्टूडेंट्स में आपको ओबेसिटी मेज़र करनी है, ठीक। अब ऐसा तो नहीं आप ओबेसिटी मेज़र कर दी और आपने बताया ही नहीं कि किस टाइम पे आपने किया। तो अगर आप उसमें बता रहे हो कि हाँ ठीक है, ये मैंने जुलाई 2026 में मैंने देखा था, ये डेटा ये कह रहा है। अब आप मान लो, देखो इससे अगले आने वाले रिसर्चर को भी हेल्प मिलेगी कि आपने 2026 की स्टडी करी, हो सकता है वो अगस्त 2026 की स्टडी करे जो अगला आने वाला रिसर्चर, तो दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा किसके में ज़्यादा मिले ओबेसिटी वाले, राइट। चलो अभी यहाँ पे क्या है, एक आप ध्यान रखना कि वन टाइम एक स्नैपशॉट आपको निकालना है, वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आपको क्रॉस निकालना है, ठीक, यहाँ से आपको क्रॉस करके ये अपना स्नैपशॉट निकाल लेना। तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे होने वाली स्टडी है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। भूलना नहीं है क्योंकि एक दो नंबर में ये आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपके पास आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है, सेम पीपल आर फॉलोड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपने कुछ लोगों का ग्रुप आपके पास है और आप उनको बार बार देख रहे हो, ठीक है। मान लो मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं, मान लो मेरे पास 5 पेशेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक, 5 पेशेंट्स हैं। अब मैं इनको हर वेंसडे को चेक कर रही हूँ कि कितना ठीक हुए, है ना। वीकली भी मैं चेक कर सकती हूँ, मैं हर संडे भी चेक कर सकती हूँ, मैं हर महीने भी चेक कर सकती हूँ, हर 6 महीने पे भी चेक कर सकती हूँ, 2 वीक्स पे भी चेक कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पर क्या करना है, मुझे फॉलो करना है उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, बार बार उनको चेक करना है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। मान लो अब मैं कब तक करती रहूँगी, अब मान लो मेरी PhD 5 साल की है तो मैं 5 ही साल तो करूँगी ना, अब क्या ज़िंदगी भर में उसको थोड़ी करूँगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम है, उसमें मैंने उसको कितनी बार चेक किया, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। एग्जाम्पल क्या है, फॉलो डायबिटिक पेशेंट एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने पे आप डायबिटिक पेशेंट्स को देख रहे हो, ठीक, फॉर 5 ईयर, ठीक। टू सी हाउ थिंग्स चेंजेस ओवर टाइम, यहाँ पर हम देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें आगे चल के डेवलप हो रही हैं। अब देखो यहाँ पर आप फॉरवर्ड जा रहे हो, ये किसी स्टडी फॉरवर्ड है। अभी आपने जो देखा था, कौन सी स्टडी आपने देखी थी अभी जो पहले आपने जो स्टडी देखी थी, इसके क्रॉस सेक्शनल स्टडी के पहले आपने देखा था केस कंट्रोल, है ना। जो ये केस कंट्रोल था आपका, इसमें क्या था, इसमें था आप बैकवर्ड जा रहे थे कि कॉज क्या है, ठीक। कॉज पहले ही हो चुका रहता है ना, बीमारी तो बाद में लगती है ना, उसी कॉज की वजह से बीमारी डेवलप होती है। तो इसमें आप बैकवर्ड जाके देख रहे थे, अब इसमें आप फॉरवर्ड जाके देख रहे हो कि हो क्या रहा है एक्चुअली, लोग ठीक हो रहे हैं या फिर और बीमार हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड जाके देख रहे हो और टाइम दे रहे हो। चलो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपके पास ऑब्जर्वेशनल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास आ गया कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, यानी कि पैनल स्टडी क्या होती है। ये एक स्पेशल टाइप की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जहाँ की जो लोग होते हैं वो एक्सपोजर के अकॉर्डिंग ग्रुप किए जाते हैं। देखो आप इसको एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि मान लो आपके पास यहाँ पे आपने ग्रुप बनाया, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, एक ये बीमार का, एक ये स्मोकर का और ये एक ये नॉन स्मोकर का, ठीक, जो वो जो फूंकते हैं और एक जो नहीं फूंकते हैं, ठीक, ऐसा वाला समझ लो, ठीक। अब आपने इनको देखा, अब देखो इनको बैकवर्ड में हम देख रहे थे कौन हेल्दी है
और कौन किनके में लंग डिजीज़ है और इसका कॉज क्या है। पुराना जाके आप देख रहे थे, अच्छा इसका कॉज स्मोकिंग निकला, ओ अब आपने क्या लिया, अब आपने स्मोकिंग ही लिया, जो कॉज था वही आपने ले लिया यहाँ पर, ठीक। आपने क्या लिया, स्मोकिंग लिया, अच्छा ठीक है स्मोकिंग तो ले लिया। अब आप देखोगे कि इससे डिजीज़ क्या कॉज हो रही है। देखो, फॉलो फॉर 10 ईयर्स एंड कंपेयर लंग कैंसर इंसिडेंट। अब 10 साल तक इन दोनों को देखो, जो स्मोक कर रहे हैं और जो स्मोक नहीं कर रहे हैं। अब देखो कि आगे चल के किस में लंग कैंसर डेवलप होगा। वहाँ आपने लंग कैंसर लिया था, यहाँ आपने स्मोकिंग लिया, ठीक, यहाँ आपने कॉज को उठाया। तो ये देखो, ये स्टडी फॉरवर्ड जा रही है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल्स में। एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशनल स्टडी देख ली है। एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल्स में आप इंटरवीन करते हो, रिसर्चर जो रहता है वो इंटरवीन करता है। ऑब्जर्वेशनल में रिसर्चर इंटरवीन नहीं करता है, ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी जब भी कोई बोले तो आपको कहना है कि उसमें ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, केस कंट्रोल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल में हो सकता है, कोहर्ट हो सकता है, पैनल हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि किस में ऑब्जर्वेशनल स्टडी में काउंट की जाएंगी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल, इट विल बी लाइक कि रिसर्चर गिव्स एन इंटरवेंशन, रिसर्चर विल गिव अ ड्रग, अ ट्रीटमेंट, रिसर्चर विल इंटरवीन। तो ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ पर 2-3 तरीका यहाँ पर भी है, ठीक, कि किस तरीके से वो इंटरवीन करेगा। अब देखो, इसमें आपका सबसे पहले आता है ब्लाइंडेड ट्रायल, ठीक। एक आपका आता है ब्लाइंडेड ट्रायल। अच्छा, ब्लाइंडेड ट्रायल में क्या होता है, इसमें होता है एक सिंगल ब्लाइंड, एक होता है डबल ब्लाइंड। क्या होता है, एक होता है सिंगल ब्लाइंड, कहाँ गया सिंगल ब्लाइंड, एक मिनट, ये देखो, ये है सिंगल ब्लाइंड, ये है आपका डबल ब्लाइंड, ठीक। ये है आपका डबल ब्लाइंड और ये है आपका सिंगल ब्लाइंड, ध्यान देना, ठीक। तो ये ब्लाइंडेड ट्रायल है, या तो ये एक आँख का अंधा या तो दोनों आँख का अंधा। अब यहाँ आँख के अंधे से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ आपको बस जानना है। देखो, अभी इसको मैंने पास में लाया तो आवाज़ अच्छी आएगी, ठीक। तो ब्लाइंडेड ट्रायल है, ब्लाइंडेड ट्रायल में क्या क्या आएगा, एक सिंगल ब्लाइंड आएगा, एक डबल ब्लाइंड आएगा। सिंगल ब्लाइंड क्या होता है, मतलब देखो, एक मिनट, एक को नहीं पता होगा, एक को सब पता होगा, ठीक है, ये सिंगल ब्लाइंडेड हो गया। और डबल ब्लाइंडेड में, ये मान लो डबल ब्लाइंडेड है, इसमें दोनों को नहीं पता होगा, ना इसको पता होगा ना इसको पता होगा, दोनों को नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे रिसर्चर को पता होता है, ठीक है, रिसर्चर को पता होता है कि वो कौन सा ड्रग दे रहा है, कौन सी दवाइयाँ दे रहा है, इस ग्रुप को, अपने पेशेंट को क्या दे रहा है, ठीक। रिसर्चर अपने पॉपुलेशन को क्या दे रहा है, ये रिसर्चर को पता होता है, लेकिन पॉपुलेशन को नहीं पता होता है, ठीक। पॉपुलेशन को नहीं पता होता है, ध्यान रखना है आपको। रिसर्चर को पता है, पॉपुलेशन को नहीं पता है कि वो कौन सा दवा उसको दे रहा है। स्टैंडर्ड वाली दे रहा है जो हमेशा से चलती आ रही है, पैरासीटामोल खिला रहे हैं, पैरासीटामोल के नाम पे कुछ और खिला दे रहा है वो, ठीक है, तो इसको नहीं बताता है। तो ये हो गया सिंगल ब्लाइंड। हाँ, अब ये मत कर देना सिंगल ब्लाइंड में कि आप रिसर्चर को ब्लाइंड कर देना, ये मत करना, ठीक है। यहाँ पर कौन ब्लाइंड है, जो जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है वो। अब डबल ब्लाइंड क्या होता है, जिसमें ये भी नहीं जानता और ये भी नहीं जानता, ना रिसर्चर जानता है ना पेशेंट जानता है, ना डॉक्टर जानता है ना पेशेंट जानता है, ना रिसर्चर जानता है ना उसका एक्सपेरिमेंट ग्रुप जानता है, ठीक। तो इसमें दोनों लोग नहीं जानते हैं कौन सी ड्रग दी जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा और ओपन लेबल ट्रायल को पढ़ते हैं। आ जाते हैं हम ओपन लेबल ट्रायल पे। यहाँ पर क्या है कि सबको पता है कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सबको पता है कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल क्या है, डॉक्टर एंड पेशेंट बोथ नो दे आर रिसीविंग ड्रग ए, दोनों को पता है, डॉक्टर को भी पता है, पेशेंट को भी पता है, ठीक। जैसे अपने पास अभी डबल ब्लाइंडेड वाला था और सिंगल ब्लाइंडेड था, उसमें या तो किसी एक को नहीं पता था या तो दोनों को नहीं पता था। अब ओपन लेवल, ये ओपन है, खुला खुला सा माहौल है, मतलब सबको पता है, ठीक, सबको पता है। आपको खुले खुले माहौल से क्या याद रखना है, ओपन लेवल, यानी कि सबको सब पता है, राइट। चलो अब हम देखते हैं एडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि अगर
रिसर्चर स्टडी कर रहा है, ठीक है। मान लो मैंने एक ग्रुप लिया, एग्जाम्पल समझो, मान लो मैंने एक ग्रुप लिया सैम्पल के लिए, ठीक, डेटा के लिए, किसी के लिए भी। अब मैं देख रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं इसको जो ये ड्रग दे रही हूँ, इंटरवेंशन तो हमें करना ही है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल ट्रायल है, ठीक है, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है, पहली चीज़ तो ये। तो हमने क्या करा, मान लो कि यहाँ पर हमने ड्रग दिया, ठीक, ओपन एंडेड में एक तो था कि सबको पता है, ठीक, सबको पता है कि कौन सा ड्रग दिया जा रहा है। दूसरा कि मैं स्टडी के बीच में मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ कि नहीं। अगर मैं ड्रग दे रही हूँ, क्या पता उसको असर ही ना कर रही हो, पैरासीटामॉल उसको लग ही नहीं रही हो, या फिर मान लो मैं उसको 50 mg की दवा दे रही हूँ किसी पर्सन को, जो मैंने अपनी दवा डेवलप की है, जो बनाई है, ठीक, मैं 50 mg की दे रही हूँ उसको, अब उसको 100 mg की ज़रूरत है। तो बाद में मैं मॉडिफिकेशन जो कर रही हूँ वही है एडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल, ठीक। द स्टडी डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड वाइल द ट्रायल इज़ रनिंग बेस्ड ऑन इंटरिम रिजल्ट। मतलब जो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक। मॉडिफिकेशन क्यों कर सकते हो, ताकि आप मॉडिफाई करके आप अपने रिसर्च को और बेहतर बना सको, राइट। समझ में आ गया। मान लो सैम्पल साइज़ आपका बड़ा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे, मान लो स्टडी के दौरान आपका सैम्पल साइज़ बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, आपको डोज हो सकता है चेंज करनी पड़ जाए। आपने अगर 2 बार बोला है तो आपको 3 बार बोलना पड़ जाए, या 3 बार बोला है तो 2 बार बोलना पड़ जाए। तो ये सारे एडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल में आएंगे जहाँ आप मॉडिफिकेशन परफॉर्म करोगे, राइट। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन है जो कि आपको ध्यान रखना है। गाइडलाइन कैसी है, दीज गाइडलाइंस एंड लॉ दैट हेल्प रिसर्चर कंडक्ट, रिपोर्ट एंड रेगुलेट क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपरली। आप क्लिनिकल ट्रायल तो कर रहे हो, बट आपको बताएगा कौन कि आप क्लिनिकल ट्रायल ऐसे करो या आप सही कर रहे हो, ये कौन बताएगा। तो जो ये चीज़ें बताएगी आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है, आपको याद रखना है कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक, उसके रूल्स क्या हैं, और उसको आपको सिर्फ याद ही नहीं रखना, उसको फॉलो भी करना है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल को कराती हैं। अब इसमें आ गया कॉन्सॉर्ट। सबसे पहले क्या आ गया, कॉन्सॉर्ट। कॉन्सॉर्ट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल। व्हाट इज इट, कंसोलिडेटेड, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स, ठीक। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी स्टैंडर्ड है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, ऐसे करके याद रखो कि सारा स्टैंडर्ड्स जितने भी दिए गए हैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक जगह रखे गए ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल, ठीक। कि आपको ट्रायल के बारे में या तो ये रिपोर्ट कर रहा है या तो आप रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक। तो रिपोर्टिंग याद रखना, इसकी जगह पे रिव्यूइंग ये सब आएगा, ना 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 ना, रिपोर्टिंग ट्रायल, ठीक। रिपोर्टिंग ट्रायल, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल। इट इज़ इंटरनेशनल रिपोर्टिंग गाइडलाइन फॉर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बायसनेस नहीं होती है। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के लिए हम कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग ट्रायल को लेकर चलते हैं, ठीक। इसकी गाइडलाइन को हम लेकर चलते हैं। ये रिसर्चर को बताता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड व्हेन राइटिंग अ रिसर्च पेपर ऑन एन आरसीटी। अगर आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे कोई पेपर लिखने जा रहे हो, है ना, तो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर से देनी है, ठीक है। आलतू फालतू के आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक, और आपने मेन चीज़ नहीं बताया और आप आरसीटी पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक। तो जब भी आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल परफॉर्म कर रहे हो तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल जो लिखा गया है उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर से इंक्लूड करनी है। अगर इसमें लिखा गया है कि आपको बताना है कि आपका रिसर्च क्या है, क्यों है, कैसे है, तो आपको क्या, क्यों, कैसे पहले आंसर करना है, उसके बाद आप अपने जो मन आ रहा है उसको आप ऐड करो या मत करो, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे डिस्कशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिजल्ट तक चाहिए, तो आपको सिर्फ रिजल्ट तक रहना है, ज़बरदस्ती आपको उसमें अपना डिस्कशन नहीं घुसाना है, ठीक है। तो ये इनके जो भी रूल हैं वो आपको फॉलो करना है। इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीटनेस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, ठीक। ये इम्प्रूव तो करेगा ही करेगा। अगर एक लाइन में आपको याद रखना है कॉन्सॉर्ट क्या है, तो ये एक रिपोर्टिंग गाइडलाइन है। क्या है, रिपोर्टिंग गाइडलाइन है। पहले तो ध्यान रखना ये रिपोर्टिंग गाइडलाइन है।
रिपोर्टिंग वर्ड जरूर से ध्यान रखना। रिपोर्टिंग गाइडलाइन है किसके लिए? RCT के लिए, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स के लिए। किसके लिए? रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स के लिए। ये सब फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना आप। अब आता है कंसोर्ट फॉर हर्बल इंटरवेंशन। दिस इज़ अ स्पेशल वर्जन ऑफ कंसोर्ट फॉर हर्बल मेडिसिन ट्रायल। देखो हर्बल मेडिसिन अलग होती है, आपको पता है ना, उसमें प्लांट होते हैं, तो प्लांट का कोई पार्ट यूज़ किया जाता है, फिर प्लांट का आपका साइंटिफिक नेम होता है, फिर प्लांट के किस पार्ट से क्या एक्सट्रैक्ट करके आपने क्या बनाया और उसकी कितनी डोजेज लगेंगी, दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर मॉडर्न मेडिसिन। वो आप भी समझते हो, राइट? तो इसलिए इसका अलग से कंसोर्ट है। तो कंसोर्ट फॉर हर्बल इंटरवेंशन, बस इसमें हर्बल से आप समझ जाना कि ये कुछ पेड़ पौधों की बात कर रहा है, और यहाँ पर आपको पेड़ पौधे जो समझ में आए कि क्या क्या हो सकता है। अगर आप पेड़ पौधों से लेके कोई आप ड्रग बनाने जाओगे तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उसी स्टेप्स को बस आप चढ़ा देना, ठीक है। साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है प्लांट का, कौन सा प्लांट हमने यूज़ किया, कौन सा पार्ट यूज़ किया प्लांट का, वो पूछ सकते हैं। हमारे प्रिपरेशन मेथड पूछ सकते हैं, डोज पूछ सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिंस हर्बल मेडिसिन आर डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल ड्रग, रिसर्चर मस्ट रिपोर्ट एडिशनल डिटेल आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे कन्वेंशनल ड्रग की तरह नहीं है। अब देखो आयुर्वेदिक के बारे में है, स्टैंडर्ड फॉर रिपोर्टिंग आयुर्वेदिक क्लिनिकल ट्रायल। दीज आर रिकमेंडेशन फॉर रिपोर्टिंग आयुर्वेदिक क्लिनिकल ट्रायल्स। एक मिनट, या रिसर्चर्स टू डिस्क्राइब, अभी यहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन बताना है, सेम कॉम्पोजिशन बताना है, आपको फॉर्मुलेशन बताना है कि आपने बनाया कैसा है, ठीक। प्रिपरेशन मेथड आपको बताना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रॉ हर्ब्स यूज, डोज आपको अगेन बताना है, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर बताना है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ लिख रहे हो वो चीज़ वहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है वहाँ पर। लेकिन आपको क्या प्लांट के बारे में थोड़ा हर्ब है, हर्ब मतलब प्लांट होता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में पढ़ते हैं। अब ये क्या होता है? दिस इज़ द मेन लॉ इन इंडिया रेगुलेटिंग, ध्यान रखना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट है वो 1940 का है। कितने का है? 40 का है, 40 का है। 40 बार 40 लिख लो अपनी कॉपी में, तो 1940 आपको जो रहेगा वो याद हो जाएगा, ठीक है। 40 कितना? 40 कितना? 40, ठीक। देखो बार बार ध्यान दिला रही हूँ कि भूलना मत। इसमें ड्रग है, कॉस्मेटिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट है, सेल है और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। टू इंश्योर दैट मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स जो हैं वो आपके सेफ़ रहें, इफेक्टिव रहें और गुड क्वालिटी के लिए, इसी की इंश्योरिटी के लिए ये इसको बनाया गया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, राइट। आई थिंक आपको अब तक याद हो चुका होगा। अब हम आ जाते हैं अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, रूल 170 पे। अब ये रूल 170 क्या है? 70 रूल बनाए गए हैं। अब यहाँ पर 170 रूल बनाए गए हैं, ठीक है। 70 प्रकार के रूल हैं, 70 प्रकार के। अब यहाँ पर आपको 170 याद रखना है, ठीक है। दीज रूल्स आर मेड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपने पढ़ा, कौन सा? 1940, है ना, उसी के अंडर इसको बनाया गया है। रूल 170 डील्स विद रेगुलेशन रिलेटेड टू, अब इसमें क्या क्या आएगा? ड्रग्स आएंगे सभी प्रकार के, और कॉस्मेटिक्स आएगा। आयुर्वेदिक ड्रग्स भी हो सकते हैं, सिद्धा हो सकते हैं, यूनानी हो सकता है, ठीक। स्पेशली जो अपने एडवर्टीजमेंट में वो क्लेम करते हैं, क्या वो उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक। क्योंकि देखो जो मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यही क्लेम करना चाहते हैं कि हमारा आयुर्वेदिक है, हमारा सिद्धा है, हमारा यूनानी है, इस तरीके की चीज़ें वो हर्ब श्रब पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट। तो इसलिए यहाँ पे आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी को इंक्लूड किया गया है। अब WHO की गाइडलाइन भी है यहाँ पर, WHO गाइडलाइन ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। एक और चीज़ देख लो, दीज आर द गाइडलाइन इशूड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो सबको फुल फॉर्म पता होगा। यहाँ पर ये बताते हैं, दे एक्सप्लेन हाउ टू कंडक्ट रिसर्च ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, कि आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन पे कैसे रिसर्च कंडक्ट करना है, आपको इफ़ेक्टिवनेस के साथ कैसे काम करना है, आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, ये प्रमोट करेगी सेफ्टी को, साइंटिफिक यूज़ को, जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन आपकी दुनिया भर में यूज़ हो रही है। तो ये किस लिए है? किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए है? ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है आपका, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। उस पर रिसर्च के जो राइट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी सेफ्टी जो है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है, जो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, हाँ, उसको मेंटेन करने के लिए, राइट। समझ में आ गया? अच्छा देखो एक ट्रायल यहाँ पे छूट गया है, इसको आप यहाँ पे कर लो।
ठीक है, एक ट्रायल मेरे से छूट गया था। ये नॉन रैंडमाइज ट्रायल है जहाँ पार्टिसिपेंट्स आर नॉट असाइंड रैंडमली। यहाँ पर रैंडमली किसी को नहीं असाइन कर दिया जाता, जैसे कि आरसीटी में होता है, इसमें नहीं होता। पार्टिसिपेंट यहाँ पर रैंडमली असाइन नहीं किए जाते। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, हॉस्पिटल ए रिसीव ड्रग ए, हॉस्पिटल बी रिसीव ड्रग बी। ठीक, अगर हॉस्पिटल ए को ड्रग ए मिला हुआ है और हॉस्पिटल बी को ड्रग बी मिला है, दिस में इंट्रोड्यूस मोर बायस देन रैंडमाइज ट्रायल। रैंडमली नहीं मिला है, हो सकता है रैंडमली मिलता तो बी वाला इसको मिलता, ए वाला इसको मिलता, नहीं, जानबूझ के दिया गया कि इस हॉस्पिटल को हम यही दवा देंगे, इस हॉस्पिटल को हम यही दवा देंगे। हो सकता है इस हॉस्पिटल से जो रिसर्चर हो वो अगर इसमें सप्लाई कर रहा हो तो उसका थोड़ा सा बायसनेस हो, नहीं बनती हो उसकी, ठीक, और इससे बनती हो, या इससे उसका काम उतना ना हो, उतने पेशेंट उसके ना हो, तो इस तरीके से क्या होगा, नॉन रैंडमाइज जो ट्रायल है उसमें बायसनेस के चांसेस जो रहेंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला बात आपको समझ में आ गई। अब इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एथिकल गाइडलाइन के बारे में। ठीक है, जो एथिकल गाइडलाइन होती है, आपकी रिपोर्टिंग गाइडलाइन होती है, उसके बारे में, जो कि मेडिकल रिसर्च में स्पेशली यूज़ की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये मेडिकल रिसर्च की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ एथिकल गाइडलाइन हैं जो कि मेडिकल रिसर्च में यूज़ होंगी। ध्यान रखना है, मेडिकल रिसर्च, बार बार बोल रही हूँ। दीज गाइडलाइन इंश्योर दैट रिसर्च आपका सेफ़ हो, एथिकल हो और पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करने वाला हो। ठीक, इसीलिए ये एथिकल गाइडलाइन दी जाती है, इसका पर्पज़ ही यही होता है। जैसे सबसे पहले आपका आ गया ICMR की एथिकल गाइडलाइन। ICMR की एथिकल गाइडलाइन, ICMR का पहले तो फुल फॉर्म जान लो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ पर काउंसिल ध्यान रखना और इंडियन भी ध्यान रखना। क्या होगा, कभी इंटरनेशनल दे देगा, कभी कमेटी दे देगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये इंडिया के लिए है। किसके लिए है? इंडिया के लिए। ICMR किसके लिए है? इंडिया के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये क्या है? एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन इंडिया। इसके लिए काम करता है, पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि आप क्या करो कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो, ये बोलता है कि आप पार्टिसिपेंट को पहले से बताओ, उनसे कॉन्सेंट लो, ठीक, कि वो अपनी स्वीकृति दें कि हाँ वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आप उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको आप मेंटेन रखो। ठीक, उनकी चीज़ों को आप कॉन्फिडेंट रखो, उनकी प्राइवेसी को आप मेंटेन रखो। राइट, ऑब्टेन एथिक्स कमेटी अप्रूवल, और ये सब करने के बाद आप अपने एथिक्स कमेटी से अप्रूवल लो, ICMR से अप्रूवल लो। इसका यूज़ क्या है? फॉलोड फॉर रिसर्च कंडक्टेड इन इंडिया। ये क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि जितने भी रिसर्च इंडिया में कंडक्ट हो रहे हैं वो कायदे से कंडक्ट हों। ठीक है, सारा काम कायदे कानून के लिए यहाँ पर हो रहा है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर केयर ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स के लिए अलग से है, एनिमल्स के लिए अलग से ध्यान रखना, इंटरनेशनल गाइडलाइन बनाई गई है। कैसी बनाई गई है? इंटरनेशनल गाइडलाइन। अभी हमने कौन सा पढ़ा? ICMR, कौन सा? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये मेडिकल रिसर्च का था। ठीक, अब ये क्या है? इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर एनिमल केयर ऑफ एनिमल्स। ठीक, ये किस में? इसमें ऐसा इंश्योर किया जाता है कि जो भी एनिमल आप यूज़ कर रहे हो, मान लो आपका काम माइस पे है ना, या आपका काम किसी और एनिमल पे है, ठीक, ड्रोसोफिला पे है, कोई भी वर्क हो सकता है आपका, ठीक, लैब वर्क में कुछ भी आ सकता है। अगर जिसमें भी आप एनिमल यूज़ करने जा रहे हो तो आप एनिमल को ह्यूमैनली ट्रीट करो। ठीक, ऐसा नहीं कैसे भी एकदम वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, जल्लादों जैसा नहीं आपको बिहेव करना है। राइट, आपको ह्यूमैनली बिहेव करना है, आपको कोशिश करना है कि उनकी पेन और सफरिंग कितना आप मिनिमाइज़ कर सको। ठीक, उनको कितनी कम तकलीफ़ हो। एक तो पहली बात तो आप उनको रिसर्च में यूज़ कर रहे हो, है ना, तो आपको इन सब चीज़ों का तो ध्यान देना ही पड़ेगा। राइट, और आप एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनिमल जो आपके रिसर्च में ज़रूरत है उतना ही लो। अननेसेसरीली आप ढेर सारे एनिमल, मान लो आपको 20 माइस लगने वाले हैं या 200 माइस आपके जो एक्सपेरिमेंट हैं उसमें लगने वाले हैं, तो आप 200 पे ही काम करो। ये नहीं आपने 500 जो माइस है उसको मार दिया, ये आपको कम करना है। ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एनिमल इज़ यूज्ड, पेन एंड सफरिंग आर मिनिमाइज्ड, एनिमल आर ट्रीटेड ह्यूमैनली। ये सब कौन इंश्योर करेगा? आपका इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर केयर ऑफ एनिमल। ये किसके लिए काम करता है? एथिकल यूज़ ऑफ एनिमल के लिए काम करता है। ठीक, एथिकल यूज़ ऑफ एनिमल इन रिसर्च के लिए काम करता है। ध्यान रहेगी ये चीज़ें।
अब देखो, इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन, अब ह्यूमन के लिए भी है। दीज आर इंटरनेशनल एथिकल प्रिंसिपल फॉर स्टडिंग इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, जैसे किसी के रिसर्च में ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या है, जैसे मेरा जो रिसर्च है उसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे ये वाली गाइडलाइन फॉलो करनी है, ठीक है। और जिसके में ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जिनके में रैट और ये सब चीज़ों पर काम है, एनिमल्स पे काम है, तो उनके लिए क्या है, इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर एनिमल रिसर्च का वाला काम है, मतलब वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। दीज आर इंटरनेशनल एथिकल प्रिंसिपल फॉर स्टडी इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स में मुझे देखना पड़ेगा कि उनकी इच्छा है कि नहीं है ना, मेरे रिसर्च में वो आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं क्या रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। उनकी प्राइवेसी को मुझे मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक। पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी का मुझे ध्यान रखना, देखो तो वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, क्या कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, पार्टिसिपेंट्स सेफ्टी, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं मेडिकल एथिक्स मैनुअल पे, ठीक। ये एक हैंडबुक है जो कि मेडिकल एथिक्स को बताती है, ठीक। क्या है ये, आपको पेशेंट के लिए रिस्पेक्ट रखना है, अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, एथिकल डिसीजन मेकिंग आपको रखनी है, डिसीजन मेकिंग आपका एथिकल होना चाहिए, गाइड डॉक्टर्स एंड रिसर्चर इन एथिकल प्रैक्टिस, ठीक है। आपका एथिकल प्रैक्टिस में आपको दोनों को ये क्या करता है, दोनों को इंश्योर करता है, दोनों को गाइड करता है कि आपको इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है कि सारी चीज़ें फुलफिल हों। मेडिकल एथिक्स मैनुअल का यही कहना है, एक मैनुअल बुक समझ लो आप इसको, ठीक है। अब क्या है आपके पास, WMA डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की। ये क्या है, WMA वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, क्या है, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, व्हाट इज इट, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एथिकल गाइडलाइन फॉर मेडिकल रिसर्च, है ना, इन्वॉल्विंग ह्यूमन, ठीक। ये यहाँ पर ह्यूमन भी आपका आ जाएगा, ठीक। इस स्टेट्स एज पार्टिसिपेंट की राइट, सेफ्टी, वही चीज़ें बार बार हैं, ठीक है। आपको इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट रखना है, रिस्क आपका मिनिमाइज होना चाहिए, रिसर्च जो होता है वो समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे भी आप सेम चीज़ें ऐड कर सकते हो कि प्राइवेसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमें उनको कॉन्सेंट उनका लेके ही काम करना है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भी आपकी लिखी जा सकती है। देखो कहाँ कौन सा रिसर्च पेपर में क्या क्या लिखना है वो कौन बताएगा, वही जैसे अभी हमने कॉन्सॉर्ट पढ़ा था ना, सेम उसी तरीके का ये भी है। उसमें कुछ आगे की चीज़ें हैं, जैसे स्टार्ड स्टेटमेंट। स्टार्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर रिपोर्टिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडीज़। देखो स्टैंडर्ड भी आपको याद था इसका मतलब, और रिपोर्टिंग भी आपने याद किया था कॉन्सॉर्ट में ही, ठीक है। यहाँ कंसोलिडेटेड आपने याद किया था ना कि कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल, यही याद किया था आपने, याद है आपको, है ना। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ही है और रिपोर्टिंग भी है, दो तो मिल गया आपको। अब आपको याद रखना है डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडीज़, क्या याद रखना है डायग्नोस्टिक, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर रिपोर्टिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडीज़, एक्यूरेसी होना चाहिए, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक। यूज्ड व्हेन इवेल्युएटिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। एग्जाम्पल क्या है, टेस्टिंग हाउ एक्यूरेटली अ न्यू ब्लड टेस्ट डिटेक्ट्स डायबिटीज़, ठीक, कि जो आपका नया ब्लड टेस्ट हुआ है वो डायबिटीज़ कितनी फटाक से पकड़ लेता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर रिपोर्टिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडीज़, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, ठीक। अब कॉन्सॉर्ट एक्सटेंशन क्या है, कॉन्सॉर्ट तो आपने पढ़ लिया था, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन में यही है आपका कि जो हर्बल इंटरवेंशन वाली चीज़ें आ जाती हैं वही आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, राइट। स्पेशल वर्जन ऑफ कॉन्सॉर्ट फॉर स्पेसिफिक ट्रायल डिज़ाइन सच एज हर्बल इंटरवेंशन, क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। इनकी अगर आप बात करोगे तो आपको कॉन्सॉर्ट एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो आप स्टॉप के बारे में, स्टॉप स्टेटमेंट क्या होता है, फुल फॉर्म देखो इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें फुल फॉर्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक एक दो दो नंबर में आ जाता है। फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग दी रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी, ठीक। क्या क्या है, ST आप याद रख लेना, ST क्या है, स्ट्रेंथनिंग, यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग है, STR से भी आप ध्यान रख लेना कि ये स्ट्रेंथनिंग है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग
रिपोर्टिंग तो अभी भी चल रहा है, स्ट्रेंथनिंग रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ठीक। OB से क्या हो गया, ऑब्जर्वेशनल, OB से क्या हो गया, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। एक मिनट, लेट मी टेक इट दिस, या OB से क्या हो गया, ऑब्जर्वेशनल स्टडी। E से क्या हो गया, एपिडेमियोलॉजी, ठीक। और ये क्या हो गया, STR से क्या हो गया, स्ट्रेंथनिंग दी रिपोर्टिंग। आपको रिपोर्ट को स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बनाना है, किसको, जो आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हो उसकी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी आपको पता है कौन कौन सी होती है, कोहर्ट होती है, केस कंट्रोल होती है, क्रॉस सेक्शनल होती है ना, यही सारी तो होती है ऑब्जर्वेशनल, अभी हमने देखा तो था। तो स्ट्रेंथनिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी, ध्यान रहेगा। चलो, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी के लिए यूज़ की जाती है, इसमें फुल फॉर्म में ही आपका छुपा हुआ है आंसर। प्रिज्मा क्या होता है, ठीक, प्रिज्मा स्टेटमेंट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, MA क्या, मेटा एनालिसिस, ठीक, एनालिसिस, ठीक। अब ये क्या है, प्रिज्मा, P से क्या, प्रेफर्ड रिपोर्टिंग, P से क्या है, प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स, प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमेटिक रिव्यूज़। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग भी है, रिव्यू भी आ गया है, ठीक। प्रेफर्ड लेंगे हम, रिपोर्टिंग पहले रखेंगे क्योंकि हम रिपोर्टिंग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमेटिक रिव्यूज़ एंड मेटा एनालिसिस, याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा। यूज्ड व्हेन कंबाइनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज़, बहुत सारे आपके जो आप बहुत सारे मल्टीपल स्टडीज़ से जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक, जो कंबाइन हो गया। देखो, यूज्ड व्हेन कंबाइनिंग रिजल्ट्स, ये तो दिख ही नहीं रहा है आपको, देखो कहाँ से, रुको देखो ये सब जो है ये रिजल्ट के लिए है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इससे अगर समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। रिव्यूइंग 20 स्टडीज़ टू डिटरमाइन वेदर योगा हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर। हमने 20 स्टडीज़ करी, अब हमें देखना है कि क्या योगा से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये यूज़ किया, पूरा कंबाइंड रिजल्ट हमने यूज़ किया एक कंक्लूजन पे आने के लिए। यूज्ड व्हेन कंबाइनिंग रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज़। अब देखो 20 स्टडीज़ आई हैं, 20 अलग अलग जगह से हमारे पास स्टडीज़ आई हैं और उसके बिहाफ पे हमने एक रिजल्ट बना दिया। प्रिज्मा किस लिए, सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए, मेटा एनालिसिस के लिए है। यहाँ पर आप मल्टीपल स्टडीज़ के कंबाइनिंग रिजल्ट्स को देखते हो, राइट। अभी समझ में आ गया ये। चलो, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।